इंग्लैंड में अंग्रेजी का उदय और हिंदी के लिए ऐतिहासिक सबक। नमस्कार, पाराशर उवाच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार पाराशर। आज हम एक ऐसे भाषाई विरोधाभास पर चर्चा करेंगे जो सुनने में अकल्पनीय लगता है। क्या आप जानते हैं कि आज की वैश्विक शक्ति अंग्रेजी कभी अपने ही घर इंग्लैंड में गवारों की भाषा और अछूत मानी जाती थी। आज भारत में हिंदी जिस हीनता ग्रंथि और उपेक्षा का सामना कर रही है, ठीक वैसी ही स्थिति सदियों पहले इंग्लैंड में अंग्रेजी की थी। ये केवल एक भाषा का एटमिया बल्कि एक राष्ट्र के आत्मविश्वास के पुनर्जन्म की कहानी है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस संघर्ष से आज हिंदी गुजर रही है, अंग्रेजी उसे सफलतापूर्वक पार कर चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक राष्ट्र अपनी ही भाषा से इतना दूर कैसे हो गया। चलिए इस कहानी की जड़ों में चलते हैं। 1066 का नॉर्मन आक्रमण और फ्रेंच का वर्चस्व। कहानी शुरू होती है साल 1066 में। फ्रांस के उत्तरी भाग नॉर्मंडी से आए नॉर्मन लोगों ने इंग्लैंड पर हमला किया। उनके नायक नॉर्मंडी के ड्यूक विलियम ने इंग्लैंड के तत्कालीन शासक हेराल्ड को पराजित कर सिंहासन पर कब्जा कर लिया। चूंकि विजेता फ्रेंच संस्कृति के थे, इसलिए रातों रात फ्रेंच सत्ता, शिक्षा और धर्म की भाषा बन गई। तो क्या इसका मतलब यह है कि केवल शासक के बदलने से जनता की भाषा बदल गई, या ये प्रभाव उससे भी गहरा था? प्रभाव बहुत गहरा था। उच्च वर्ग के लोग जो दरबार में प्रभाव चाहते थे, उन्होंने तेजी से फ्रेंच अपना ली। अंग्रेजी केवल हे और मजदूरों की भाषा बनकर रह गई। यहां तक कि 13वीं शताब्दी में हेनरी तृतीय 1216 से 1272 के शासनकाल में यह स्थिति और बिगड़ गई। हेनरी ने फ्रांस की राजकुमारी से विवाह किया, जो अपने साथ 8 मामाओं और सैकड़ों रिश्तेदारों की फौज ले आई। इन सबको ऊंचे पदों पर बैठाया गया। इसे हम भाषाई भाई भतीजावाद कह सकते हैं, जिसने अंग्रेजी को और हाशिए पर धकेल दिया। ये तो आज के भारत जैसा ही दृश्य है, जहां अंग्रेजी प्रतिष्ठा का प्रतीक बन रही है और स्वदेशी भाषा बोलने वाला व्यक्ति शिक्षित होते हुए भी हीन समझा जाता है। बदलाव की प्रक्रिया, युद्ध, विद्रोह और स्टैच्यूट ऑफ प्लीडिंग। लेकिन यह वर्चस्व हमेशा के लिए नहीं रहा। 1337 से 1453 के बीच हुए शतवर्षीय युद्ध ने पासा पलट दिया। फ्रांस के साथ लंबे संघर्ष ने इंग्लैंड के लोगों में फ्रेंच को शत्रु की भाषा बना दिया। राष्ट्रवाद की इसी लहर ने अपनी भाषा के प्रति प्रेम जगाया। तो ये केवल प्रेम नहीं, बल्कि एक तरह का विद्रोह था। मैंने सुना है कि उस समय पेरिस रिटर्न्ड लोगों का भी बड़ा प्रभाव था। बिल्कुल, जैसे आज लंदन रिटर्न्ड लोग अपनी अंग्रेजी का रौब झाड़ते हैं, वैसे ही तब पेरिस रिटर्न्ड लोग स्थानीय अंग्रेजों की टूटी फूटी फ्रेंच का मजाक उड़ाते थे। इससे मध्यम वर्ग में गहरा आक्रोश पैदा हुआ। इसी सामाजिक दबाव के कारण 1362 में पार्लियामेंट ने स्टैच्यूट ऑफ प्लीडिंग पारित किया, जिससे अदालतों में अंग्रेजी को प्रवेश मिला। हालांकि वकीलों ने इसका विरोध किया कि अंग्रेजी में न्याय करने लायक शब्द ही नहीं है, पर राष्ट्रवाद के आगे उनकी एक न चली। यानी कानूनी मान्यता तो मिल गई, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई। ज्ञान विज्ञान की भाषा बनने के लिए जरूरी शब्द कहां से आए? भाषाई हीनता और शब्दावली का आयात। उस समय अंग्रेजी वास्तव में दरिद्र थी। विद्वान अंग्रेजी में लिखने के लिए भूमिकाओं में बाकायदा क्षमा मांगते थे। जॉन बर्टन जैसे लोग तर्क देते थे कि मधुर प्रेम पत्र तो केवल फ्रेंच में ही लिखे जा सकते हैं। लेकिन तभी रिचर्ड मुलकास्टर जैसे राष्ट्र प्रेमियों ने कमान संभाली। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं लैटिन का सम्मान करता हूं, पर अंग्रेजी की पूजा करता हूं। लेकिन पूजा मात्र से तो शब्दकोश नहीं भरता। उन्होंने अंग्रेजी को समृद्ध कैसे बनाया? उन्होंने शुद्धता के अहंकार को त्याग कर समृद्धि को चुना। अंग्रेजी ने फ्रेंच से लगभग 10,000 शब्द खुले दिल से उधार। जो शब्द हमें बहुत अंग्रेजी लगते हैं, वे सब विदेशी हैं। जैसे कि प्रशासनिक शब्द जैसे जस्टिस, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, प्रिंस। दैनिक जीवन के शब्द फैशन, डिनर, शुगर, टोस्ट। यानी उन्होंने भाषा की शुद्धता के पीछे पड़ने के बजाय उसे उपयोगी बनाने पर ध्यान दिया। खिड़कियां खुली रखी ताकि ज्ञान आ सके, लेकिन माध्यम अपना ही रखा। क्या आज की हिंदी भी उसी चौराहे पर खड़ी है? हिंदी बनाम अंग्रेजी, भारत की वर्तमान स्थिति। समानताएं बिल्कुल स्पष्ट हैं। ऐसे कुछ बिंदु हैं जो दोनों स्थितियों को जोड़ते हैं। लेकिन भारत में एक बड़ी बाधा क्षेत्रवाद और संवैधानिक जटिलता की है। हमने अमेरिका की नकल पर प्रांतों को राज्यों की संज्ञा दी, जिससे ये भ्रम फैला कि भारत राज्यों का एक शिथिल संघ है। तो क्या इसी वजह से हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच कृत्रिम विवाद पैदा हो गया? सही पकड़ा आपने। इंग्लैंड एक एकात्मक राष्ट्र था, जबकि हमारे यहाँ संघ की परिभाषा ने भाषाई राजनीति को जन्म दिया। हमें यह समझना होगा कि लड़ाई हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषा नहीं, बल्कि भारतीय भाषाएं बनाम अंग्रेजी है। हमने अपनी ऊर्जा कठिन हिंदी पर्यायवाची गढ़ने में लगा दी, जबकि अंग्रेजी ने जस्टिस को सीधा अपनाकर अपनी ताकत बढ़ाई थी। रणनीतिक सबक और निष्कर्ष। अब समय है कड़वे सच का। डॉक्टर जॉनसन ने 1755 में अपनी डिक्शनरी के जरिए
विदेशी शब्दों पर अंग्रेजी का लेबल लगाकर उसे संपन्न बना दिया। हमें भी यही करना होगा। आज भारत में हिंदी अकादमियों के गोदाम अनपढ़ और अनबिकी किताबों से भरे पड़े हैं, क्योंकि उन्हें केवल पारिश्रमिक के लिए अनुवादित किया गया है, किसी बाजार या मांग के लिए नहीं। ये तो वही बात हुई कि पहले तैरना सीख लें, फिर पानी में उतरेंगे। जब तक हिंदी शिक्षा और प्रशासन का अनिवार्य माध्यम नहीं बनेगी, तब तक लेखक और प्रकाशक उसमें निवेश क्यों करेंगे? बिल्कुल, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब माध्यम हिंदी होगा, तो श्रेष्ठ साहित्य स्वतः निर्मित होगा। हमें यह समझना होगा कि विदेशी भाषा एक खिड़की हो सकती है जिससे हम दुनिया देख सकें, लेकिन वो कभी वो द्वार नहीं हो सकती जिससे पूरा राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। बहुत ही सटीक निष्कर्ष। भाषा केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संकल्प की शक्ति है। अंग्रेजी का इतिहास गवाह है कि एक गंवारू समझी जाने वाली भाषा भी सामूहिक इच्छा शक्ति से विश्व की श्रेष्ठ भाषा बन सकती है। अब निर्णय हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस ऐतिहासिक यात्रा से हमें अपनी भाषाई पहचान को लेकर एक नई दृष्टि मिलेगी। नमस्कार। कैसी लगी आपको आज की प्रस्तुति? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं।